मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले ये इफेक्ट किसने देखा था? इन भाई साहब ने, ठीक है, ये जो भाई साहब है यहाँ पर हेंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि अगर एक वायर में से करंट जा रहा है तो फिर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए सबसे अपन को मेन, अगर पूरे इस चैप्टर में बोलूं तो दो लॉ अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। एक कौन सा? बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है, और एक दूसरा एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ बिल्कुल वैसा है जैसा आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था क्या? ठीक है, गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस लेते थे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ अपन क्या करते थे? ई डॉट डीए, मतलब फ्लक्स निकालते थे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे ही अपन यहां पर भी करेंगे। तो कुछ चीजों को अपन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, क्या किया था? पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन से निकाला था और लास्ट में गॉस लॉ लगा करके एक एक लाइन में आ गया था डेरिवेशन सारा चीज का, यस। तो वैसे ही अपन यहां पर भी करने वाले हैं, पहले अपन बायट-सैवर्ट लॉ लगा करके हर चीज का इंटीग्रेट कर करके निकालेंगे एंड देन लास्ट में एम्पियर्स लॉ से निकाल लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करते हैं 1.5 से 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं तो फिर सबसे पहले बायट-सैवर्ट लॉ से, ठीक है। तो बायट-सैवर्ट लॉ के ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके लॉ निकाला गया और दे दिया गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है या फिर इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट इट इज अ लॉ, ठीक है। जैसे न्यूटन के सारे लॉ है एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके दिए गए, उसी तरीके से इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अगर कोई वायर है छोटा सा डीएल लेंथ का, ठीक है, जिसमें से करंट जा रहा है आई, तो इसमें डायरेक्शन बोल दी डीएल लेंथ की तरफ, छोटा सा लेंथ है तो उसको स्ट्रेट वायर मान सकता हूं, भले वो कितना ही कर्व्ड हो, लेकिन एकदम छोटे से लेंथ की बात कर रहा हूं डीएल, तो उसको मैं स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, और जो करंट की डायरेक्शन है वो आई डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है क्या? एक वेक्टर मान लिया, ठीक है। वैसे तो करंट भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और जो लेंथ है वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आई इंटू डीएल को अपन ने क्या मान लिया? वेक्टर क्वांटिटी, कि डीएल छोटा सा स्ट्रेट लाइन है और उसमें करंट का जो डायरेक्शन है ये दोनों मिलाकर के एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डीएल, ठीक है, ठीक है क्या? तो अब इस छोटे से वायर के कारण आर दूरी पे, आर ये रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जो कितना होगा ये कौन बताता है? ये बताता है बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो कितना होगा वो, ये क्या बताता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर, डीएल मतलब ये छोटी सी लेंथ जो है, डीएल क्रॉस आर, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे, मान लो यहां पर अगर मैं बनाऊं, ये है डीएल की डायरेक्शन, आई की डायरेक्शन, और ये है आर की डायरेक्शन, यहां पर भी निकालना है। तो डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल के साइड हाथ रखा आपने और क्रॉस किया किसके साइड? आर के साइड, तो अंदर, मतलब इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर्मूला इन्होंने क्या बोला? बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है कि इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस बी, आईडीएल आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये है। कभी भी मतलब अपन किसी भी चीज के कारण जब अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अपन इसी को यूज करेंगे, ये ब्रह्मास्त्र है बेस अपने ये, ठीक है, कि किसी भी छोटे से टुकड़े में जिसमें करंट जा रहा है उसके कारण किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसा अलग से लिखता हूं, देखो लिखते समय याद आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये लिखा, इनटू क्रॉस प्रोडक्ट किसका? आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, याद रहेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये मान लो इसको एक उसके जैसे मान लो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के था ना, वैसे इसको पूरे को कांस्टेंट मान लो, एक म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, के जैसा काम कर रहा है। फिर आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है क्या? कई जगह मैं फॉर्मुलेस को आपको रिलेट करके बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो एक और तरीका है, दो चीज के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रहता है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आईडीएल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा क्या होगा? आईडीएल और बी के बीच का एंगल। अगर मैं बोलूं आईडीएल और बी के बीच का एंगल है थीटा, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? आईडीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और एक आर कट जाएगा, तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर कट गया, ये आर और एक आर कट गया, और क्रॉस प्रोडक्ट की जगह आपने क्या डाल दिया? साइन थीटा। तो अब मेरे को जब भी आगे यूज करना होगा मैं इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा था कि किसी भी मीडियम में कितना जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है या कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है किसी भी मीडियम में, किसी भी स्पेस में, वो क्या बताता था? एप्सिलॉन नॉट, यस। अब परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट क्या बताता है कि कितनी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है किसी भी मीडियम में, ठीक है, मीडियम के लिए होता है, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम की क्या परमिएबिलिटी है वो म्यू नॉट बता रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि किसी मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है, ठीक है, उसको लेकर के बताता है कि रिलेटिव में, और
म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी, वो ये बताता है कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी अलग अलग है, एक जैसे वर्ड है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और यहीं से आप बाकी सारी यूनिट भी लेके निकाल के ला सकते हो। देखो ये ऊपर में डीएल है लेंथ और नीचे में लेंथ स्क्वायर, तो खाली नीचे में एक लेंथ बच गया मीटर, तो ये मीटर उधर चल जाएगा, तो टेस्ला मीटर, और ये आई नीचे आ जाएगा एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है क्या। बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हो, यस। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की बात क्या है कि B इज परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एंड R। ये आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर एक वेक्टर ये तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B कहां होगा, अंदर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आईडीएल और R ये जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। चलो, तो B इज परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एंड R, दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, मतलब जिस प्लेन में आईडीएल और R है उसके परपेंडिकुलर। B मैक्सिमम होगा कब, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। sin थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब 90 डिग्री होगा, मतलब जब वो परपेंडिकुलर होंगे, मतलब करंट आईडीएल और R परपेंडिकुलर होगा तब मैक्सिमम होगा। चलो, फॉर डायरेक्शन ऑफ बी यू कैन यूज पाम मूवमेंट, पाम का मूवमेंट कर सकते हो आइडियल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, यस। या सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप वो स्क्रू वाला मेथड भी कर सकते हो कि क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर आएगा, यस। तो बहुत सारा है, मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वही बी का डायरेक्शन होगा। अब चाहे, अब मेरे लिए तो मेरे को फेवरेट ही लगता है पाम मूवमेंट, भैया रखे ए के डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में रोटेट किए तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो आप बाकी कुछ भी यूज कर सकते हो, मेरे को जो पसंद है वो मैंने यहाँ पर मतलब लिख दिया है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। बायट-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है? हाँ, ये अगर डीएल है, इसमें करंट आई है, तो आर वेक्टर में इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? हाँ, नहीं उस फॉर्म में मत याद रखो ना, एप्सिलॉन नॉट वाले में के टर्म में मत याद रखो, वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। आप एचसी वर्मा से देख के बोल रहे हो, उसमें उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन होता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट को स्पीड ऑफ लाइट बोला जाता है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, तो उन्होंने वहां से यहाँ पर पुट किया, लेकिन वो अपने काम का नहीं, जो काम का है उसको याद रखो। काम का क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या फिर कौन सा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में यहाँ पर याद रख कर सकते हो, फैशन बाजी है बस, ठीक है। म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी गई है, और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। बट वी विल यूज दिस फॉर्मूला ना, अपन डायरेक्टली इन फॉर्मूला को यूज करेंगे तो अपन उनको क्यों याद करें, ठीक है। हाँ, 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर फाइनाइट, ठीक है, इसमें अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। एक तो फाइनाइट मतलब फिक्स्ड लेंथ, फाइनाइट मतलब फिक्स्ड लेंथ, और एक इनफाइनाइट, पूरी दोनों साइड इनफाइनाइट गई है। तो जनरली इनफाइनाइट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा लॉन्ग वायर, तो लॉन्ग वायर पढ़े तो तुम्हें समझ में आ गया कौन सा इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है, ठीक है। और एक है सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक साइड से फिक्स्ड है और एक साइड से अनंत तक जा रखी है। तो ये 3 केस, और एक और केस पढ़ेंगे अपन एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीचों बीच, मतलब अगर मान लो ये इतनी बड़ी लेंथ है वायर की, तो इसके और इसके एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच वाले लाइन में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ठीक है। तो एक सबसे पहले जनरल निकालते हैं, फिर उसी से तीनों को डिराइव कर लेंगे, तीनों केसेस को, ठीक है। तो जनरली कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये वायर है, व्हाइट कलर का वायर दिखाई दे रहा है। अब ये बी पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर के कारण। तो अपन को भैया इस पूरे वायर के कारण तो नहीं मालूम, अभी बायट-सैवर्ट लॉ से क्या पढ़े, अगर एक छोटा सा टुकड़ा होगा डीएल, तो उसके कारण किसी आर डिस्टेंस दूर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये अपन को पता है, यस। तो अपन एक काम करते हैं, अब इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़े, मान लो एचसी वर्मा में डेरिवेशन अलग है, वो मतलब उसका जो फॉर्मूला डिराइव्ड है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा ये काम आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, आप अपनी मॉड्यूल का या एचसी वर्मा का ही पीछे का, तो जो मैं जिस टर्म में बताऊंगा, ये एंगल के टर्म में θ1 और θ2, ये ज्यादा यूज आएगा। और एचसी वर्मा में जो दिया हुआ है वो इस एंगल के टर्म में दिया हुआ है, ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के टर्म्स में, ये θ1 और ये θ2, इन दोनों एंगल के टर्म्स में उन्होंने फॉर्मूला दिया है, तो उससे अपना अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है। देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो दोबारा वापस से बनाता हूं तो आपको दिखेगा चीजें, ठीक है, बोल बोल के मैं समझा के। ये देखो, मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वायर जो है
जिस पॉइंट में निकालना था वहां से जो नीचे तक है वायर के एंड तक का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ2 मान लो, ठीक है। और इस वायर के टॉप से जो एंगल बन रहा है इसको θ1 मान लो, ठीक है। अब मेरे को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है इसको पूरे वायर को, तभी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y डिस्टेंस दूर छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं, dy ले सकता हूं, और इस dy को ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल बना रही है θ। डन। चलो, तो अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है dy, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मेरे को, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, देखो छोटे से टुकड़े के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो db लिख रहा हूं, इज गोइंग टू बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो करंट तो है I, छोटा सा लेंथ क्या है dy, छोटा सा लेंथ यहां पर क्या है dy, I dy sin थीटा, साइन अभी एंगल पुट नहीं कर रहा हूं, बताऊंगा कौन सा पुट करना है, अपॉन r स्क्वायर मतलब ये वाली लेंथ, ये जो येलो कलर की लेंथ दिख रही है ये पूरी, ठीक है। अब चलो, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, ये देखो ये एंगल थीटा, ये वाला ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये लेंथ है d, ये लेंथ कितनी है d नीचे वाली, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, d sec थीटा होगी। कैसे, हाइपोटेनियस और d अपॉन हाइपोटेनियस इज cos थीटा, तो cos थीटा उधर जाएगा तो 1 अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा। तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, d sec थीटा। तो अपन को यहां पर क्या पुट करना था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, यस। तो r स्क्वायर मतलब d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, r ये है ना d sec थीटा, तो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। डन। अब एंगल पुट करना है, एंगल क्या था, आई dl और r के बीच का एंगल, तो आई dl तो ये ऊपर है और r ये है, तो ये एंगल पुट करना है अपन को, ये एंगल, बात समझ में आई? चलो, ऑल दो सेम ही आएगा आंसर, फिर भी पता होना चाहिए कि अपन एग्जैक्ट की कर क्या रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये पूरा कितना होगा, 180 में माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस क्यों, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ क्या बन जाएगा वो कॉस थीटा, तो हटा के उसको पूरे को कॉस थीटा लिख दूं, चलो इस पूरे को हटा करके मैं यहां लिख देता हूं कॉस थीटा। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो आंसर आ जाएगा, बट अभी भी एक समस्या है, क्या समस्या है बताओ, नहीं वो तो अपन को पता है, माइनस θ2 से θ1 करना है। समस्या एक और क्या है, देखो, हाँ, और हाँ यहाँ पर थीटा वेरिएबल है और इंटीग्रेट y के टर्म्स में, अरे ये तो गवारपन हो गया, या तो dy को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या थीटा को y के, तो अपन एक काम करते हैं dy को थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए वापस इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं, ये लेंथ y थी और ये d, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू y अपॉन d, तो d को इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो d कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भाव देने का नहीं, d बाहर, tan थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू dy, ठीक है। तो dy की वैल्यू वहां पुट करता हूं, जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकाल देता हूं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एक d को बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि एक d कट जाएगा, i को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया देखो, dy की वैल्यू तो पुट करनी है, cos थीटा एक d एक sec स्क्वायर थीटा इंटू dy की वैल्यू क्या है, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d sec स्क्वायर थीटा कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, और थीटा कहां से कहां वैरी कर रहा है, देखो अपन ने थीटा कहां से लिया था, इसको अपना रेफरेंस फ्रेम माना था, ये जो पिंक कलर की लाइन बनाया, तो अपना थीटा कहां से वैरी कर रहा है, माइनस θ2 से θ1, तो माइनस θ2 से θ1, दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। चलो आगे, नाउ दिस b इज गोइंग टू बी इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, तो ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे तो sin θ1 म्यू 4 पाई d sin θ1 माइनस साइन माइनस θ2, माइनस θ2 पुट करना है ना नीचे। अब देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ग्राफ देखो ना, ग्राफ ऐसा, हाँ, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस साइन, मतलब ये फॉर्मूला आपको ज्यादा काम आएगा इन थीटा के टर्म्स में, θ1 और θ2 के टर्म्स में, आई गेटिंग माय पॉइंट। और तो एक ही बात है, ये वाला फॉर्मूला याद करो, या फिर जो आपको एक्सी वर्मा में दिया इन एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है, इस एंगल और इस एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन फिर उसमें आपको वो एंगल निकालना पड़ेगा, तो बेटर, मेरे को तो ज्यादा बेटर ये लगता है कि भैया बीचों बीच से एंगल निकाल लो दोनों साइड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन ने ऐसा ही याद किया था,
ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन 4 पाई डी। डेरिवेशन हो गया, डेरिवेशन लिख लिया ना, होगा ही आपकी कॉपी में वैसे तो, चलो लिख लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, चलो नाउ स्पेशल केसेस इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट हो गया तो थीटा 1 थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 90, क्योंकि पूरा एकदम स्ट्रेट इनफाइनाइट में जाके मिल रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट में, दो लाइन अगर इनफाइनाइट में जाके मिल रही है तो अपन क्या बोलेंगे, वो दोनों पैरेलल है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई मतलब ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर सिंपल है, साइन 90 मतलब 1 और ये भी साइन 90 मतलब 1, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 मतलब 1 1 प्लस 1 2 2 और एक 2 कट जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ये तो अपन इतने बार यूज करेंगे कि मैं क्या बताऊं। लॉन्ग वायर के कारण या इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वर्ड बहुत कम दिखेगा आपको क्वेश्चंस में, आपको ज्यादा क्या दिखाई देगा, लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब तुरंत समझ जाना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी कितना होने वाला है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, अब सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंगल 90 होगा और एक एंगल 0। मान लो ऐसा वायर है, ऐसे इनफाइनाइट तक गया है और यहां से डी डिस्टेंस दूर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक एंगल 90 हो गया और एक 0 यहीं पर नीचे ही एंड पॉइंट है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 4 पाई डी, बस एक 1 होगा और एक 0, डन। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डन। चलो नेक्स्ट केस, बी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये केस भी एक अलग से अपन इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि कई बार सिमेट्रिक दिया रहता है कि एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपको मालूम है कि जो पॉइंट बीच में अपन सेंटर ले रहे हो इस लेंथ के बीचों बीच भी है, इस लेंथ के बीचों बीच भी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए अपन डायरेक्ट एक और फॉर्मूला, वैसे इसको याद नहीं भी करोगे चलेगा, ये दोनों याद है सफिशिएंट है, ठीक है, बट ये अपन एक और बार देख लेते हैं कि अगर कभी ध्यान रहा तो ठीक। मान लो ये इसमें करंट आई है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है ए, ठीक है, ये पूरी साइड की लेंथ है ए और इसके बीचों बीच से डी डिस्टेंस दूर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है, ओके। क्योंकि देखो कई कई चीजों में आपको ये दोनों लेंथ दी रहेंगी, टोटल ए और बीचों बीच से ये डी, ऐसा कई जगह देखोगे आप, कई क्वेश्चंस में ऐसा देखना कि ऐसा बन रहा होगा सिमेट्रिक एकदम, ठीक है, इसलिए अपन इसको अलग से एक बार देख ले रहे हैं, फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं इसका। तो बी का फॉर्मूला क्या आया था अपना, एक स्ट्रेट वायर के कारण म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 प्लस 4 पाई डी। अब सिंपल है, सब कुछ सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे सर ये थीटा भी जो होगा वही एंगल थीटा होगा, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा 1 2 टाइम्स साइन थीटा, डन। अब साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, देखो ये लेंथ आधी हो गई a बाई 2 और ये हो गई d, तो ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, मतलब ये a बाई 2 है और ये d है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज p बाई h, तो a बाई 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू भी अगर मैं पुट कर दूं यहां पर तो देखो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट i इंटू 2 इंटू साइन थीटा इज a बाई 2 इंटू यहां से 1/4 कॉमन निकाल लूं बाहर, निकाल लूं तो 1/4 का 2 बाहर निकल जाएगा और 2 और 2 कट जाएगा, यस ये 2 कट जाएगा, अंदर अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, यस। ये समझ में आया क्या किया, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, तो 4 यहां ऊपर चला गया और 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया और ये 2 ने 2 को मार दिया, a बाई 2 का जो आया था ना यहाँ पर उसको मार दिया, और नीचे क्या बचा हुआ है 4 पाई d, तो 2 ने 2 को फिर से मार दिया, तो आंसर क्या आ गया म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई d अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। जनरली बताऊं तो इसको कोई याद नहीं रखता है, बस ऐसा स्पेशल केस अपन ने एक बार पढ़ लिया। मतलब कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, रेक्टेंगल दे दूंगा, स्क्वायर दे दूंगा, तो उसमें आपको ये लेंथ पता होगी और यहाँ से कितनी दूर निकालना है बी भी पता होगा, मतलब ए और डी की वैल्यू पता होगी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप वो मेन बेसिक वाला यूज करोगे, वहां पे फटाफट आप वैल्यू पुट कर दोगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये दोनों याद होने चाहिए, नींद में भी याद होने चाहिए, ये और ये, इनको आप डिराइव करते नहीं बैठ सकते एग्जाम में। हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि इसको रटो, इसको आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो उसी समय, लेकिन ये दोनों को याद रखना है, लॉन्ग वायर के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी और सेमी इनफिनिट के कारण म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डन। चलो नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मालूम है कैसी होती है, सर्कुलर, 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रही है, और इसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो तो फिंगर्स विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डन, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें।
ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जल्दी से निकाल दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है जिसमें ये वाली साइड कितनी है, √3a, और ये वाली साइड कितनी है, a। A few moments later. ये हो गया a/2, ये हो गया √3a/2, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, p/b, तो √3a/2 इंटू 2/a, तो √3 tan थीटा √3 60 डिग्री बन रहा है, सुंदर सा एंगल बन रहा है। तो अरे तो tan थीटा, पहले आपको जो दो साइड्स पता है, ठीक है, उन दो साइड से पहले आप एंगल निकाल लो। tan थीटा √3 मतलब 60 डिग्री, अब 60 डिग्री आ गया तो sin cos tan जो निकालना है वो आ जाएगा। दो साइड इस ट्रायंगल की दो साइड्स दी थी ना, ये साइड थी √3a/2 और ये साइड थी a/2, तो अगर इसको मैं थीटा मानूं तो tan थीटा हो जाएगा p/b, वहां से थीटा सीधे सीधे कितना आ गया, 60 डिग्री। अब वैल्यू में क्या पुट करना है, sin थीटा, तो sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। A few moments later. ये वाला वायर है, तो मान लो राइट हैंड थंब रूल से करो, अगर थंब इसकी तरफ रखोगे करंट के, तो फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट के कारण इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता। अब इस वायर के कारण देखते हैं, इस वायर के कारण थंब के साइड आपने सॉरी करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, तो फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर के कारण बाहर होता, तो एक के कारण अंदर, एक के कारण बाहर, तो कट जाता। बट यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर करंट ऐसा है, हाँ, तो इसकी सॉरी बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, ये इसके कारण अंदर की तरफ है, ऊपर वाले वायर के कारण। ये देखो ऊपर वाले करंट के साइड, सॉरी ऊपर वाले करंट के कारण भी अंदर की तरफ है, ठीक है। फिर नीचे वाले को देखो, नीचे वाले वायर में देखो, नीचे वाले वायर में भी करंट उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण देखो, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चारों के कारण अंदर, तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होता। तो आंसर बताओ जल्दी से। A few moments later. देखो इस वायर के कारण, नीचे वाला वायर है, इस वायर के कारण हर जगह अंदर है, और ये बाहर निकल रही है इधर से, बाहर निकल रही है इधर से, तो अपन को बाहर के डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है ना, अपन को तो यहाँ सेंटर में निकालना है। यहाँ सेंटर में तो इसके कारण सिर्फ अंदर जा रही है, और इसके कारण अंदर जा रही है। बाहर, हाँ बाहर डायरेक्शन में हर जगह बाहर होगी, यहाँ हर जगह बाहर होगी, ठीक है, बट बीच में अंदर होगी। तो देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू0 I sin थीटा 1 sin 60 √3/2 प्लस √3/2, तो √3/4πd, और d क्या है, a/2 इस वायर के लिए, और जितना इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही ऊपर वाले के लिए होगा, सिमेट्रिक से आप बोल सकते हो। तो r इंटू 2, पूरा 4 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वायर के कारण, देखो इस वायर के कारण एंगल कितना आएगा देखते हैं, ये साइड कितनी हो जाएगी, √3a/2, ये हो गया 30 आएगा पक्का। चलो अगर ये 30 है तो sin थीटा, sin 30 1/2 प्लस 1/2 1, तो सीधे सीधे हो गया म्यू0 I/4πd, और d क्या है, √3a/2, और सेम जितना इस वायर के कारण है उतना ही इस वायर के कारण होगा, तो इंटू 2 और कर दिया, तो 2 2 4 कट गया। तो अब क्या क्या कॉमन है, पूरा कॉमन ले लेता हूँ, म्यू0 I/π ये कॉमन है, तो यहां पर क्या बच गया, √3, और यहां पर क्या बच गया, 1/√3, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √3/3, ठीक है ना, ऐसे ही छोड़ दो, खत्म, डन, समझ में आ गया। सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड होगी, सबके कारण अगर अंदर जा रही है तो बाहर भी आएगी, लेकिन इधर बाहर साइड से बाहर आ रही है ना, तो उससे अपन को मतलब ही नहीं है, बीच में तो ऐड हो रही है, तो अपन ने सारे को ऐड कर दिया, चारों के कारण ऐड कर दिया, दो के कारण सेम था इंटू 2, दो के कारण सेम था इंटू 2, सबको ऐड कर दिया, वाह भैया काम हो गया। चलो अब दो वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, एक में करंट है येलो वाले में I नीचे, ब्लू वाले में करंट है 2I ऊपर, दोनों के बीच की दूरी है a। पहले ओरली बताओ, पहले मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, फिर ओरली बताना, फिर मैथमेटिकली करना, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर b इज 0, पूरे लाइन में, मान लो एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, कौन सा कलर से करूं, चलो मान लो ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस पूरे लाइन में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यस। चलो तो वो मैग्नेटिक पॉइंट कहां पर आएगा, ब्लू और येलो के बीच में, कि येलो के साइड में, कि ब्लू के साइड में, ओरली बताओ पहले। A few moments later. तो बीच में 0 तो हो ही नहीं सकता, मतलब बीच में कहीं पर भी, यहां से यहां तक कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, बात समझ में आई। तो अब कहीं इधर या उधर चेक करना पड़ेगा, मान लो इधर चेक करता हूं, ठीक है, यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लू वाले करंट के कारण, ब्लू वाले करंट के कारण बाहर, ब्लू वाले करंट के कारण बाहर, ब्लू वाले करंट के कारण बाहर, और येलो वाले के कारण अंदर, लेकिन फिर भी यहां 0 नहीं होगा, क्यों सोचो, 2I का करंट ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी कम, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होने वाला है इससे, तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, और D के इनवर्सली,
तो इसके लिए तो डी कम है और आई भी ज्यादा है, मतलब आई ज्यादा है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और डी कम है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो इसके कारण तो हमेशा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और इसके कारण कम, तो क्या कभी कट के जीरो हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। तो मतलब बचा कौन सा? एक पॉइंट इधर। कहां बचा? इधर। इधर को एक पॉइंट होगा क्योंकि वहां पर देखो ब्लू वाले के कारण अंदर और येलो वाले के कारण बाहर। अब बराबर हो सकता है क्योंकि ब्लू वाले का करंट ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा है ना? तो मेरे को यहां से ये एक्स दूरी बताओ जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, जल्दी से। A few moments later. ब्लू वाले के कारण अंदर कितना? म्यू नॉट आई मतलब 2i अपॉन 2 पाई डी। डी कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स। ठीक है, उतना ही किसके बराबर होना चाहिए? येलो वाले के बराबर, तभी कटेंगे आपस में। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। म्यू नॉट आई कट गया, 2 पाई कट गया। ठीक है, 2 अपॉन a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो 2x इज इक्वल टू a प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर और कुछ भी डाटा देता है इस टाइप का तो आप कर लेते हैं अब। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा कि कहां पर आएगा। सोचो अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट आता तो बीच में कोई पॉइंट आता, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना कि अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक के कारण अंदर था, एक के कारण बाहर, तो फिर बीच में कहीं पर पॉइंट आता जहां पर वो कटते। अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपके मॉड्यूल में होगा, सॉल्व करना। ठीक है, अभी सवाल को समझो। ये सवाल क्या बोल रहा है कि ऐसा वायर, ऐसे चौड़ा वायर है, ठीक है, पूरे में से करंट ऐसे आगे जा और पूरा लंबा है, मतलब इन्फिनिट, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहां पूरे में से मिला करके करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे बिखरा हुआ और बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी बराबर है। ठीक है, करंट डेंसिटी सेम है और पूरे में से चार्ज ऐसे ऊपर इन्फिनिट नीचे इन्फिनिट जा रहा है। तो इस और इसके पूरे की विड्थ कितनी है? W। इसकी विड्थ कितनी है? W। ठीक है, और यहां से A पॉइंट दूर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ B। A few moments later. मान लो, क्या मान लो कि यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर, कितना दूर? x डिस्टेंस दूर पतला सा वायर है dx, पतला सा वायर है dx, मान सकता हूं मैं। चलो, अब W लेंथ में टोटल करंट आई जा रहा है, तो एक लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितना जाएगा? I बाई W। तो dx लेंथ में कितना जाएगा? I dx बाई W। तो इतना करंट फ्लो करेगा, ये जो आपका पतला सा वायर है, dx वाला वायर है ना, उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा? I dx बाई W। ये समझ में आया क्या? टोटल W विड्थ में टोटल करंट आई जा रहा था, तो dx में कितना जाएगा? I बाई W इंटू dx। अब ये पतले से वायर का तुमको करंट भी पता चल गया और दूरी भी पता चल गई, तो इस पतले से वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो कितना? म्यू नॉट आई, आई इज आई dx अपॉन W इंटू 2 पाई x। अब दूरी कितनी है? x। तो करंट ही, जो पतला सा आपने स्ट्रिप माना उसका करंट ही इतना है, आई dx बाई W। ये पूरा करंट है, ठीक है, 2 पाई x, x दूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया? एक पतले से स्ट्रिप के कारण, यस। बट अपन को पूरे स्ट्रिप के कारण चाहिए। कहां से कहां? x कहां से कहां वेरी कर रहा है? a से a प्लस W। x अपना कहां से कहां वेरी करना है? a से a प्लस W। बस इंटीग्रेट कर दो, कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल के फेंक दूं। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, हाँ, ln x टू द बेस e। तो ln x, तो a प्लस W डाल दोगे पहले, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू log a प्लस W अपॉन। अब ये एकदम फालतू सा, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। मान लो दो वायर हैं, एक में करंट है I1, एक में करंट है I2, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। ठीक है, तो आपको बताना है फोर्स ऑन वन वायर ड्यू टू सेकेंड, ठीक है, और भी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब dF बाई DL आपको बताना है वैल्यू। किसी भी एक वायर में, दोनों वायर एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो पक्का है, तो अब फोर्स लगाएंगे तो पर यूनिट लेंथ में क्या फोर्स लगेगा किसी भी एक वायर में, वो आपको बताना है, dF बाई DL। बताओ जल्दी से। A few moments later. हाँ देखो, इस ब्लू वाले के कारण ग्रीन वाले के पास क्या मैग्नेटिक, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले ये बताओ। ब्लू वाले के डायरेक्शन में अपने थंब को रखा तो इधर डायरेक्शन में कहां होगा? अंदर। तो ब्लू वाले के कारण ग्रीन के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, I2 में फोर्स लगेगा कहां? हाँ, मतलब अब अपन ने क्या पढ़ा था, फोर्स वाले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसको फोर्स लगेगा। तो ग्रीन वाला वायर रखा हुआ है किसके मैग्नेटिक फील्ड में? ब्लू वाले के मैग्नेटिक फील्ड में। ब्लू वाला का मैग्नेटिक फील्ड है चारों साइड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में ग्रीन कलर का वायर रखा हुआ है जिसमें से करंट जा रहा है, तो अब इसको फोर्स लगेगा कितना? BIL। कितना लगेगा? BIL। तो म्यू नॉट IL बाई 2 पाई D इंटू I2। अब करंट I2 लोगे ना BIL लगाते समय, इंटू L, L लेंथ मतलब DL, दिस वन इज द फोर्स। तो मैंने आपको क्या पूछा था? फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो DL उधर चला जाएगा।
तो कितना हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ dF by dl dF by हाँ ठीक है। तो अभी तो बताओ अभी अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? BIL में क्या था? IL क्रॉस B था। तो IL करंट ग्रीन वाले में करंट कहाँ है? ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को। एक सेकंड मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक ही मान लो पिंक कलर का वायर और एक ही मान लो येलो कलर का वायर, ठीक है। अब देखो पिंक वाला, सॉरी इधर बनाता हूं थोड़ा, येलो और एक पिंक। पहले क्या करना, हमेशा येलो के कारण पिंक के पास का मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना पड़ेगा, यस। क्योंकि पिंक के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको फोर्स लगाएगा। तो पहले इसमें करंट में किस डायरेक्शन में अपने थंब रखा, तो फिंगर्स विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पिंक वाले के पास मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया? पूरा अंदर, अंदर की तरफ, यस। अब यहां पर फोर्स निकालना है इस वायर पे। तो क्या था? IL क्रॉस B था, नॉट B क्रॉस IL। तो IL करंट के डायरेक्शन में अपने हैंड को रखा और फ्रंट सरफेस को किसके साइड लेके गया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ऐसे अंदर की तरफ। तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेड वाले में, पिंक वाले में फोर्स लगा इधर। अब देखो इसमें निकालते हैं, ये हो गया इधर वाला। अब देखो पिंक वाले में कौन फोर्स लगा रहा था? येलो वाले का मैग्नेटिक फील्ड, यस। हाँ, अब येलो के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? पिंक वाले का मैग्नेटिक फील्ड। तो पिंक वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर होगा, बाहर। अब इसमें क्या निकालना है? फोर्स। तो करंट के डायरेक्शन में हाथ रखा मैंने और ऐसे, तो इधर। तो मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी ज्ञान की बात क्या है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपेल। बी ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के कारण सेंटर में बी निकालना है। अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बायोट-सेवर्ट लॉ। उसी से स्ट्रेट वायर का भी डिराइव किए थे, तो उसी से किसका डिराइव करेंगे? सर्कुलर लूप का। चलो क्या करना है बताओ? इजी है, बहुत इजी है। वो स्ट्रेट वायर वाले में तो थोड़ा इंटीग्रेशन था इधर उधर, ये बहुत सिंपल है। बताओ, छोटे छोटे टुकड़ा में डीएल में तोड़ दो, सबसे पहला स्टेप तो यही है। अब किसी भी छोटे से डीएल को देखोगे, इंटीग्रेट। पहले बताओ छोटे से टुकड़े डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक आर तो काट दिए थे ना, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मेन फॉर्मूले में 4 पाई आर स्क्वायर है। इनफाइनाइट वाले के कारण एक 2 कट जाता है तो 2 बचता है खाली, ठीक है। म्यू नॉट आई डीएल sin थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड लाना है ना सेंटर में, तो छोटा सा टुकड़ा में करंट देखो इधर था, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यहां पर भी छोटा सा टुकड़ा लोगे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यहां पर भी छोटा सा टुकड़ा लोगे, मतलब पूरे सर्कल में कहीं पर भी आप ले लो डीएल, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा सेंटर में, यस। तो डायरेक्ट ऐड होने वाला है। और दूसरा एक बात, किसी भी सर्कल पे, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, किसी भी सर्कल में किसी भी पॉइंट में टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो जो आपने डीएल लिया हो तो टेंजेंशियल है, और ये रेडियस नॉर्मल, तो हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री होगा, तो हमेशा sin थीटा 1 होगा। तो हटा दूं sin थीटा को। अब इंटीग्रेट करना है, सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लूं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डीएल कितना हो जाएगा? ठीक है। तो सारे छोटे छोटे डीएल का एडिशन क्या हो जाएगा? पूरा सर्कमफेरेंस। और किसी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी एल और टोटल सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई आर। तो पाई ने पाई को मार दिया, एक आर ने एक आर को बेरहमी से मार दिया, 2 2 जा 4। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अब ज्ञान की बात क्या है? वही डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर लो? राइट हैंड थंब रूल। मतलब मान लो ये देखो, ये वाले में करंट ऐसे जा रहा है, तो फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में रखो, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आएगी। यहां पर देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन। चलो अब डिराइव करना है इसको। बी ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था ना, वैसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अटेम्प्ट करोगे कि मैं डायरेक्ट डिराइव करूं? करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। A few moments later. गोल्ड रिंग ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन में, मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ओके। एंड इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। मतलब यहां पर कोई ऐसा एक रिंग है और उसमें करंट ऐसे, तो ऊपर वाले पॉइंट में ऐसे करंट बाहर आते हुए दिखेगा आपको। तो मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर टॉप वाले पॉइंट में करंट आ रहा है बाहर, यस।
और रेडियस है अपना ये, रेडियस है ये। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यस, तो करंट है बाहर, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ को रखूं, ठीक है, और थंब को कहां लेके, थंब को बोल रहा हूं सॉरी, ये पाम को कहां लेके जाना है, आर के डायरेक्शन में। यस, देखो कैसे रखूं हाथ, फोल्ड करते ही नहीं बन रहे तो। हाँ ये देखो, ये रखा मैं करंट के डायरेक्शन में हाथ, और पाम को लेके गया आर के डायरेक्शन में। यस, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर। जो ये वाला लूप है ना, आपको दिख रहा है ये लूप, इस लूप में ये वाले पॉइंट में करंट आ रहा है ऐसे बाहर, ठीक है, ये ऐसे है, मतलब ये दिखने के लिए आपको इस प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये है इस प्लेन में। तो यहां से करंट आ रहा है ऐसे बाहर, करंट बाहर इस प्लेन में हो गया, और ये आर इस प्लेन में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। डन, IL क्रॉस R, IL क्रॉस R will give you the direction of magnetic field. डन। अब सेम वैसा ही यहां पर अगर एक टुकड़ा होगा DL, यहां पर एक टुकड़ा होगा DL, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा। तो बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा बी कॉस थीटा और एक होगा बी साइन थीटा। तो बी कॉस थीटा कट जाएंगे, सिर्फ बी साइन थीटा ऐड होंगे। बात समझ आई? और खुद सोचो, एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, उसके ऐसे बीच में निकलती हुई होती है एक्सिस में, तो इस रिंग के कारण भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होनी चाहिए, नेट इधर ही होनी चाहिए अलोंग द एक्सिस। बस अब हो गया आंसर खत्म। बस ये निकालना था कि बी साइन थीटा ऐड होगा, बी कॉस थीटा कट जाएगा, और बी कितना होगा, छोटे से डीएल के कारण, छोटे से डीएल के कारण भी होगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 90। करंट ऐसे बाहर है और आर इधर है, करंट ऐसे बाहर है और आर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 हो गया अपॉन क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। ये थीटा अलग है, और फॉर्मूले में जो थीटा था वो आईडीएल और आर के बीच का एंगल था, आईडीएल और आर के बीच का एंगल है 90, ठीक है, आईडीएल और आर के बीच का एंगल है 90, तो वो यहां पर रख दिया। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेकिन अपन को बी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बी साइन थीटा। ओके चलो, तो इनटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी बाई एच, तो पी इज आर अपॉन हाइपोटेनियस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। तो सब बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बच जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल एडिशन सर्कमफेरेंस का, टोटल सर्कमफेरेंस का एडिशन कितना है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। अब क्या क्या काट रहा है, देखो कट रहा है, पाई कट रहा है बस, 2 सा कट रहा है बस ना, हेलो, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक काम करते हैं 2 को भी ऊपर रहने दो, क्या 2 को भी ऊपर रहने देता हूं, तो नीचे आ जाएगा पूरा 4 पाई। अच्छा पाई तो कट गया ना, हाँ पाई कट रहा है, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 या 2 लिख दो सिंपल सा, म्यू नॉट आई बाई 2 यहां बचा, आर स्क्वायर ऊपर बचा, और ये बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस डन। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक और अच्छा सा रूप दिखाऊंगा मैं, वो आप एक बार याद कर सकते हैं। देखो अभी एक बार के लिए फॉर्मूला आ गया, अपन ने डिराइव किया, बी निकाला, बी साइन थीटा को ऐड किया, बी कॉस थीटा कट गया, तो बी साइन थीटा करके आपका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है, जब एक से बहुत ज्यादा लूप्स एकदम आसपास एक दूसरे के रखे हुए हों, ठीक है, ये सब इंसुलेटेड होते हैं, कि मतलब एक से दूसरे में करंट ना जाए, ऐसे डायरेक्ट फ्लो ना करे करंट, वैसे लूप, एक लूप, 2 लूप, 3 लूप। तो भी आपने एक लूप के कारण देखा, अगर एक लूप था तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही थी, यस, अगर एक सिंगल लूप था तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही थी, ओके। अब मान लो कि ऐसे था क्लॉकवाइज, ओके, अब इसके बाजू में एक और लूप ला दूं, तो अगेन ये क्या करेगी, क्रॉस कर देगी उसको आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्व लाइन बनेगी, अगर ये दूर दूर होंगे। बट सोचो मैं इनको एकदम पास पास ला दूं, तो ये अंदर गया, ये बाहर निकलता उससे पहले ये अंदर खींच लिया वापस, फिर बाहर निकलता उससे पहले तीसरा ग्रुप अंदर खींच लिया, तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर आई तो सीधे यहां से बाहर निकलेगी, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई तो सीधे बाहर निकलेगी, ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा एक बार मैग्नेट के जैसे एक्ट करेगा। तो उस केस में कहीं पर भी सेंटर में या बीच वाली एक्सिस में, ये पूरे के बीच वाली जो एक्सिस है, यहां पर अगर कहीं पर भी क्या निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना हो,
मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला है ये। कहां से आया? वैसे इंटीग्रेट करके एक लूप के कारण पता चल गया था अपन को, एक लूप के कारण ये फॉर्मूला याद हो गया, नहीं भी हुआ चलेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब एक लूप के कारण पता चल गया, तो अपन क्या करेंगे, यहां से कहीं से भी सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर छोटा सा डीएक्स का एक लूप मान लेंगे, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पता है, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स कहां से कहां, माइनस जो भी लेंथ होगी माइनस d/2 से d/2, तो आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन वो इंटीग्रेशन काम का नहीं है, बट मैं आपको हिंट दे दिया कैसे आएगा वो, ठीक है क्या? ऐसे एक्स डिस्टेंस दूर में पतला सा dx माने तो वहां पर एक लूप मान सकते हो आप, और उस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी निकाला अपन ने, इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब याद रखना कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 क्या है, देखो ध्यान से सुनो पहले इधर, ठीक है, फिर लिखना। मान लो ये सोलोनॉइड है, ठीक है, तो यहां पर कई चीजें हैं, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन बता रहा है, ठीक है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है वो पता ही आपको, तो म्यू नॉट एन, और एक है करंट, कितना करंट बह रहा है आई, ठीक है। और इस फॉर्मूले में दो चीज और थी, थीटा 1 थीटा 2, तो याद रखना थीटा 1 अपन कहां से लेंगे, यहां सेंटर पॉइंट में निकालना है, तो इस सेंटर पॉइंट से इसका एक कोना जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा 1, ठीक है, और इसी साइड से दूसरा कोना जो एंगल बना रहा है ये पूरा दिस इज थीटा 2, डन। एक ही साइड से लेंगे, यहीं से थीटा 1 और यहीं से थीटा 2, पूरा का पूरा, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 आपने यहीं से इसी पॉइंट से ले लिया, थीटा 1 और थीटा 2, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी वो होगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू क्या फॉर्मूला था आपका, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, डन। एम्पियर लॉ से अपन इसको प्रूफ करेंगे, म्यू नॉट एन आई वाला मतलब यूनिफॉर्म वाला, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड वाला एम्पियर्स लॉ से अपन प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए। A few moments later. अगेन अब आगे अपना एम्पियर्स लॉ, ओके। एम्पियर्स लॉ से पहले अपन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं गॉस लॉ, ओके। तो गॉस लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ में अपन एक सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेते थे, पूरा क्लोज्ड सरफेस चारों साइड से, जैसे क्यूब टाइप, ठीक है, सिलेंडर टाइप या फिर एक स्फीयर टाइप, एकदम क्लोज्ड चारों साइड से क्लोज्ड सरफेस लेते थे। फिर अपन क्या निकालते थे, ई डॉट डी ए, क्या निकालते थे, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, मतलब ये क्या होता था, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अपन ने क्या बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होगा किसके, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने निकाला था गॉस लॉ को, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें अपन एक गॉसियन सरफेस लेते थे और उसके पूरे में इंटीग्रेट करते थे, पूरे सरफेस इंटीग्रल करते थे अपन। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ में अपन लूप लेंगे एक प्लेन में, कैसा भी क्लोज्ड लूप रहेगा, 3D सरफेस नहीं है, सिर्फ लाइन है, ठीक है, क्लोज्ड लूप बोलो या क्लोज्ड लाइन बोलो या क्लोज्ड कर्व बोलो, ठीक है। एक प्लेन में अपन ऐसे कर्व लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे बॉर्डर में जितनी भी बाउंड्री है उस बाउंड्री में अपन को क्या निकालना है, बी डॉट डीएल, बी डॉट मतलब छोटा छोटा लेंथ लेंगे और वहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम डायरेक्शन वाले को, डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई करता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो बी डॉट डीएल है, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, ये होगा म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पर एक काम की बात क्या है, मतलब जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आई जो होता है वो नेट करंट इनसाइड द लूप होता है, क्या होता है, नेट करंट इनसाइड द लूप। अब वो भी कैसे लिखोगे देखना, उसके लिए देखो ज्ञान की बात क्या है, इफ B is anti-clockwise then outward direction of I is positive, मतलब देखो जैसे अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये एक लूप बनाया मैंने यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर सोचो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है, ऑल्दो तो ये लूप है, यहां करंट नहीं जा रहा, बट ऐसा सोचो कि अगर यहां पर करंट जाता तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता, तो बाहर वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानेंगे और अंदर वाली को नेगेटिव, बात समझ आई। देखो वो लिखा हुआ भी है डायरेक्ट एज अ रूल, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ आई इज पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो इनसाइड इज पॉजिटिव, तो अपन को नेट करंट लेना है। अब मान लो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये 2 एम्पियर का करंट है बाहर आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट है बाहर आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, 7 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है और 4 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो बताओ व्हाट इज द आई वैल्यू ऑफ आई हियर, कितनी, 2, जैसे 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 7 इज 2, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था तो ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव, ये बस ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बस ये एम्पियर्स लॉ बोलता है। और ये यहां पर गोला का मतलब पूरा लूप होना चाहिए, आधा लूप में आप ये नहीं लगा सकते, पूरे कंप्लीट लूप में। अब जैसे अपना गॉस लॉ था
गॉस लॉ वैलिड एवरीवेयर था, वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड था, लेकिन यूज अपन इसको सिर्फ तभी कर सकते थे जब कब यूज कर पाते थे, जब सिमेट्रिकल केसेस हो। क्योंकि खुद सोचो ना, ई डॉट डीए करना है, कब पॉसिबल होगा? जब सिमेट्रिकल केस होगा, ई यूनिफॉर्म होगा, है कि नहीं? तभी तो उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वैलिड हर जगह है, लेकिन यूज बहुत ही सिमेट्रिकल केसेस में कर सकते हैं। मतलब अपन गॉस लॉ का यूज नहीं कर पाते थे एक लाइन के कारण निकालने के लिए, फिक्स्ड लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फिक्स्ड लेंथ में मैं बोल दूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसके डी डिस्टेंस दूर यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आप गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। बट अगर मैं इन्फिनाइट वायर बोल दूं तो इन्फिनाइट वायर के कारण पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो उस केस में अपन गॉस लॉ लगा के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते थे। तो गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, लेकिन यूज सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में कर सकते हैं। सेम वैसे ही एम्पियर्स लॉ भी वैलिड, लेकिन यूज हाईली सिमेट्रिकल केस में कर सकते हैं। जैसे अगर इन्फिनाइट वायर के कारण अगर अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, देन वी विल यूज एम्पियर्स लॉ। इनफाइनाइट सोलोनॉइड के कारण, लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण निकालना है, देन वी विल यूज एम्पियर्स लॉ। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ का ये निकाल के नहीं देगा क्योंकि सिमेट्रिकल केस नहीं है। चलो, एम्पियर लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट यूज्ड इन हाईली सिमेट्रिकल कंडीशंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे आप, ये आइडल है, ये कौन सी है? आइडल, जिसमें बीच में पूरी सीधी पैरेलल है, ये आइडल है। यहां पर क्या होगा, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे आइडल का, तब क्या होगा, मान लो सेंटर से बनाता हूं, ये मिडल पॉइंट से, अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ देखो आपको कैसा दिखेगा। अब इसके बाद तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाने लग गई, इसका मतलब यहां पर कम हो गई मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो ऐसा रहेगा, कांस्टेंट, बीचों बीच में पूरा कांस्टेंट। ये किसका बना है? आइडल। जब लॉन्ग सोलोनॉइड मानते हैं अपन, जब लॉन्ग सोलोनॉइड मानते हैं तो बीच में पूरा अपन क्या मानते हैं? एकदम कांस्टेंट, फिर कोने में गिर गया, इधर गिर गया। बट आइडली क्या होता है, आइडल जब होगा, आइडल बोल रहा हूं, जब रियलिटी में होगा, रियलिटी में एक्चुअल में होता क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होती है अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हल्की कर्व्ड होती है यहां पर भी। मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको सेंटर में मिलेगी, ऐसा। ऐसे समझ रहे हो? सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां मिलेगी? सेंटर में। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, मतलब ग्राफ बनाओगे, तो मैक्सिमम रहेगी सेंटर में। फिर ये अंतर होता है। आइडल मतलब आपने आइडल माना कि बहुत लंबी है, बीच में पूरी यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइंस है, तो पूरी कांस्टेंट। बट रियलिटी में होता ऐसा है कि बीच में मैक्सिमम जाती है, फिर कम। तो अगर अब ऐसा केस हुआ पूरा नॉन यूनिफॉर्म वाला, तो यहां पर आप एम्पियर्स लॉ लगा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अपन क्या मानते हैं, लॉन्ग, बीच में पूरी यूनिफॉर्म है, पूरी यूनिफॉर्म, तो यहां पर आप क्या लगा पाओगे? बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कर पाओगे। डन। तो अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण ए डिस्टेंस दूर पे मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, और एम्पियर्स लॉ यूज करके। तो एम्पियर लॉ देखो, जैसे गॉस लॉ के लिए सबसे पहले क्या मानते थे? गॉसियन सरफेस, क्या मानते थे? वैसे ही जब भी आपको एम्पियर्स लॉ लगाना होगा तो आपको एक लूप मानना पड़ेगा। तो और ऐसा लूप जहां पर आप बी डॉट डीएल कर पाओ। ठीक है, तो देखो ये वायर था जिसमें से करंट आई जा रहा है, तो ए डिस्टेंस दूर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं सोच रहा हूं कि इस पॉइंट से जाता हुआ एक सर्कल ले लूं, यूनिफॉर्म चारों साइड, लूप हो गया। अब मेरे को मालूम है इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, और वही मैग्नेटिक फील्ड यहां। यस, पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके डायरेक्शन में होगी? डीएल के डायरेक्शन में ही होगी। ये वायर है, ठीक है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, कर्व्ड, गोल। और जो अपन पाथ लिए वो भी क्या लिए? सर्कुलर। तो मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो मान लो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो ऊपर से देखोगे तो ये आपका लूप, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो हमेशा सेम डायरेक्शन होगी बी और एल की। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का मतलब बी कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 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 क्या हो जाएगा? टोटल सर्कमफेरेंस। टोटल सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर। बस नहीं, आर नहीं, 2 पाई ए। कितना दिया? ए, 2 पाई ए। तो बी डॉट डीएल इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और करंट कितना है? आई। तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। देखो यही फॉर्मूला याद किया था अपन ने, निकाला था इतना इंटीग्रेट करके, एक लाइन से आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल यहां डायरेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि बी और एल एक ही डायरेक्शन में था, तो cos थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर अलग होता, बी यहां पर होता, तो बी इंटू एल इंटू cos थीटा लगाना पड़ता।
बट सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, डॉट प्रोडक्ट, है कि नहीं? और बी कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 पाई ए हो गया, और अपना ये मजेदार आंसर आ गया। नाउ लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण निकालते हैं एम्पियर्स लॉ लगा करके, ठीक है? तो अब लॉन्ग है, ये बहुत लंबी है, तो अपन क्या मानेंगे कि पूरी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एक बार मैग्नेट के कारण आपने देखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, अंदर तो बहुत मैग्नेटिक फील्ड होती है और जस्ट बाहर यहां पर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी। मतलब मैग्नेट के पास आप यहां पर लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, यहां पर लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप यहां पर लेके जाओगे तो उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर अप्रोक्सीमेटली जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है। थोड़ी दूर जाओगे तो होगी, बट एकदम यहां पास में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इसका फायदा उठाते हैं अपन, ठीक है? इसका फायदा उठाते हैं। अब मान लो ये सोलोनॉइड था, लेकिन इसको मैं ऐसे डब्बा बना दे रहा हूं एक बार, सब ऐसे डब्बा, ठीक है? अब अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो मान लो इसमें ऐसे 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 करंट जा रहा था, तो एक साइड से करंट बाहर आ रहा होगा पूरे में, मान लो काट दिया मैंने, बीचों बीच काट दिया इसको, और एक साइड से अंदर जा रहा होगा। इमेजिन कर पा रहे हो उसको? ठीक है, एक साइड से करंट बाहर आ रहा है, दूसरे साइड से अंदर जा रहा है, ये लूप में। अब एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एक लूप मानना पड़ेगा, तो मैं लूप क्या मान रहा हूं, उसके जस्ट बाहर एक स्ट्रेट लाइन और एक इसके जस्ट अंदर एक स्ट्रेट लाइन, ये एक रेक्टेंगल मान लो। अब देखो यूनिफॉर्म है, लॉन्ग है, याद रखना अपन अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, लॉन्ग, क्योंकि अगर शॉर्ट वाला होगा तो वो अपन एम्पियर्स लॉ से नहीं निकाल सकते, ठीक है? वो मैंने आपको जैसे बताया था ना, इंटीग्रेट करके निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला म्यू नॉट ni by 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, इसको आपको x डिस्टेंस दूर में पतला सा dx मान करके फिर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा करके जो एक लूप के कारण अपन ने निकाला था, यस, जो एक लूप के कारण अपन ने जो निकाला था वो फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं, ठीक है? तो वो अपन इससे नहीं निकाल सकते, अपन एम्पियर्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ लॉन्ग सोलोनॉइड का आइडल, जिसमें अंदर पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कांस्टेंट। तो अब मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, इधर होंगी, मान लो बी, कितनी, बी, यहां पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बट वायर का लेंथ देखो डीएल ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में 90 कितना डिग्री, 90। अगर दो चीज के बीच में 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, cos थीटा cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है? तो ये वायर बीसी वायर में कोई बी डॉट डीएल नहीं आएगा, डीए वायर में भी कोई बी डॉट डीएल नहीं आएगा, भले ही वहां मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के परपेंडिकुलर है, बीसी में जीरो है और एडी में जीरो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एबी में जीरो है, ठीक है? और सीडी में जीरो है, क्यों? क्योंकि बाहर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जस्ट बाहर, तो मतलब जो भी बी डॉट डीएल आएगा सिर्फ एबी का आएगा, और एबी में पूरे में बी कांस्टेंट, तो बाहर इंटू लेंथ, मतलब बी इंटू लेंथ हो जाएगा डायरेक्ट बी डॉट डीएल। बीसी के लिए जीरो होगा, एडी के लिए जीरो होगा और डीसी के लिए जीरो होगा, क्योंकि डीसी में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बीसी में और एडी में मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन 90 डिग्री है, तो इन तीनों के लिए जीरो हो गया, सिर्फ एक के लिए होगा, वो है एबी, और एबी के लिए कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बी इंटू एल इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। अब आपने क्या माना है, स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स आए होंगे, एनएल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एन, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स आए होंगे, एन इंटू एल, है कि नहीं? तो सब में से करंट आई आ रहा है, सब में से करंट आई आ रहा है, और टोटल कितने नंबर ऑफ लूप्स है वहां पर, एन इंटू एल, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, और सब में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो ऐड होंगे, ठीक है? अपन को तो यही बताना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है कि नहीं? तो आई नेट करंट बताना है, तो इस लूप में से करंट आई जा रहा है, लेकिन यहां पर कितने बार क्रॉस हुआ, कितने नंबर ऑफ लूप्स थे, एन इंटू एल, इंटू सब में करंट आई, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन एल आई, एल ने एल को मार दिया, बी की वैल्यू देखो क्या आ गई, यूजर, और ये फॉर्मूला है, याद रखना है। लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए सेंटर में, लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए कारण सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्ट म्यू नॉट एन इंटू आई। अब इसको अपन इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं, पता है वो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला था। अब लॉन्ग मान लो, बहुत लॉन्ग, अगर एकदम लॉन्ग मान लोगे तो अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 180 हो जाएगा, तो थीटा 1 0, cos 0 इज 1 माइनस cos 180 इज माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 2 और 2 कट गया, खाली म्यू नॉट एन आई आ गया, देखो वही फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट एन आई। तो वहां से भी आप डिराइव कर सकते हो लॉन्ग के लिए, और डायरेक्ट आप एम्पियर्स लॉ लगा करके भी कर सकते हो।
समझा दे रहा हूं क्योंकि डायग्राम से तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इन्फानाइट शीट है, मतलब मान लो ये देखो ऐसे पूरी इन्फानाइट वायर्स हैं, सारे लंबे लंबे वायर्स हैं, एक नहीं, ऐसे इन्फानाइट लंबे लंबे वायर्स है जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, और उन सब में करंट ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये टॉप व्यू है। मान लो ये एक ऐसे शीट थी, तो आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से आपको क्या दिखेगा, सब में से करंट ऊपर आ रहा है और ऐसे पूरा लंबा सा है। अब यहां से वाई डिस्टेंस दूर ऊपर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट पर यूनिट लेंथ, अच्छा करंट पर यूनिट लेंथ मतलब यहां पर टोटल दे दिया डायरेक्ट, पर यूनिट लेंथ में जो नेट करंट है वो लैम्डा है, डायरेक्ट दे दिया और काम आसान कर दिया। तो आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, सॉरी एट P। A few moments later. करंट पर यूनिट लेंथ लैम्डा है ना, याद रखना। चलो एक बात बताओ, जितना दूर ये है D, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी होगा उसी डिस्टेंस दूर पे, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां पर होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, वही यहां होगा, यहां होगा। क्यों सिमेट्रिक? क्योंकि इस दीवार से जैसा उधर है वैसा इधर, और ये पॉइंट के लिए उधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी, तो इस पॉइंट के लिए भी उधर इंफिनिटी इधर इंफिनिटी, तो ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसमें पूरे में कांस्टेंट होगा। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां। अब एक वायर को देखो, एक वायर को अगर आप देखोगे तो करंट ऐसे आ रहा है, तो उसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड उधर और नीचे इधर, तो सबके कारण उधर 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 उधर, मतलब पूरे इस वायर के, एक सेकंड मैं इसको उठा के नीचे लाता हूं थोड़ा सा, ये देखो ये देखो, इस पूरी जगह में मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर, वो भी कांस्टेंट। देखो इसके कारण होता है ऐसा गोल, ऐसे, फिर इसके बाजू वाले के कारण भी होता है ऐसा गोल इधर और इधर, फिर उसके बाजू वाले के कारण भी होता है इधर और इधर, तो सब मिलकर के ऐसे एक कांस्टेंट बन जाते हैं। लाइन से एकदम पास पास है ना, एकदम पास 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 पास, तो सारे के टेंजेंट मिल मिल के ऐसे बन गए। बस यही सोचना था इसमें। सेम वैसे यहां पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा कांस्टेंट, और यहां से अगर ये दूरी बराबर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां वही मैग्नेटिक फील्ड यहां। यस, बस तो ऐसा एक लूप मान लो। तो इस एबीसीडी अगर मैं नाम दे दूं, या पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो आर एस और पी क्यू में कोई भी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ 90 डिग्री है, तो यहां पर कोई भी बी डॉट डीएल, वहां पर भी कोई भी बी डॉट डीएल नहीं होगा। ठीक है, तो पी पॉइंट में अपन ने माना मैग्नेटिक फील्ड बी, तो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी, तो बी इंटू ये लेंथ एल मान लो, फिर यहां पर भी b इंटू एल, तो प्लस b इंटू एल, सेम, तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कितना हो गया, 2 टाइम्स बी एल। ना 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 ना, क्यों, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम डायरेक्शन में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो यहां पर देखो बी उधर, ठीक है, बी उधर, और आप लूप में पूरे एक ऐसे गोला घूमोगे ना, मान लो आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो यहां पर आप भी उधर गए डीएल और बी भी उधर, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो गया, डॉट प्रोडक्ट। अब यहां पर आओ, बी भी उधर और आप भी उधर जा रहे हो डीएल, तो दोनों का अगेन डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, इसलिए अपन ने ऐड किया बीएल डॉट बीएल प्लस बीएल, तो 2बीएल। लूप में लगाना है पूरा। तो यहां से मान लो आप स्टार्ट किए, यहां से वहां गए तो 0, फिर उधर गए तो बीएल बढ़ गया, फिर आए तो 0, फिर उधर गए तो बीएल बढ़ गया, तो बीएल प्लस 0 प्लस बीएल प्लस 0, तो 2बीएल। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल अपन को लूप में लगाना है, पूरा एक गोल लूप, तो बस 2bl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, एंड आई क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा क्या दिया था, टोटल करंट पर यूनिट लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी है, एल, तो टोटल करंट अंदर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। एल ने एल को मार डाला, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। एक लाइन का ही था,